बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एमडी कैट फिजिक्स यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी टेस्ट डिस्कशन। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट टेस्ट था और इस टेस्ट के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें नई सिखाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेक्चर में डिस्कस हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने इस पेपर के थ्रू आपको सिखाई हैं। तो आपने इस वीडियो लेक्चर को एंड तक लाजमी देखना है। कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करवाई है, तो वो बहुत सिंपल और आसान चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर, लिहाजा आपने बहुत तवज्जो और गौर के साथ इस लेक्चर को सुनना है। स्टूडेंट, ये पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is. अब ये क्वेश्चन दिखने में लेंथी लग रहा है और समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर क्या करना है, लेकिन आप थोड़े से ज़रा अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करें। लेक्चर में ये बात हो भी चुकी है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। तो ये देखिए, उसी चीज़ को इस्तेमाल किया। हमें पता है कि A = q E/m। एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स फॉल्स फ्रीली, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल की, तो आपके पास जो हाइट आ गई वो आ गई 1/2 AT²। अब यहाँ पर आप A की वैल्यू पुट करें जो आपने इक्वेशन 1 में जो है निकाली है, तो हमने कहा जी h = 1/2 T² q E/m। अब हमें टाइम का रिलेशन चाहिए किसके साथ? मैस के साथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, हाइट भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ टाइम। हमने कहा चूंकि इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मैस से कम है, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन का टाइम भी प्रोटॉन के टाइम से कम होगा। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसीलिए हमने कहा, उसने पूछा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम क्या होगा? स्मॉलर होगा। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area is. अब देखें गौर से कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है बिटवीन मेटल प्लेट्स, और कब? जब आपको कैपेसिटेंस जो है वो हो, आपके पास चार्ज हो और एरिया हो। अब सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है। ज़रा ये देखिएगा, ये एक नई चीज़ है, पहले ये बात डिस्कस नहीं हुई। हमें पता है कि F = QE होता है, जबकि E की वैल्यू σ/2ε0। ये एक प्लेट के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, तो जो एक दूसरी पे लगाएगी वही दूसरी पहले पे लगाएगी। तो ये हमने गाजिस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में। जबकि आपके पास सिग्मा जो है वो Q/A होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आप E की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दें, इसके अंदर आपने सिग्मा की वैल्यू पुट की तो E = आ गया Q/2A∈0। अब इस E की वैल्यू को आपने F की इक्वेशन में पुट करना है, तो देखें F = आ गया जी आपके पास Q²/2A∈0। अब ये आपके पास जी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में आपके पास जो है वो चार्ज भी है, एरिया भी है। आप यहाँ पर Q = C भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप गौर से देखें कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर हम इसको C, Q और A लेते हैं तो फिल वक्त इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स नहीं आ रहा। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल मैं आगे करवाऊंगा, लेकिन वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्स के फार्मूले में डिस्टेंस भी आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके पास केस कौन सा है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो इस फार्मूले में नहीं आ रहा। सो राइट ऑप्शन होगी इसकी अल्फा। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड। अब ये देखें इंपॉर्टेंट बात है, बैटरी इज रिमूव्ड। अब ये कौन सा कंसेप्ट है जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर बैटरी जो है रिमूव करेंगे तो फिर किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंस आएगी।
अच्छा जी, कैपेसिटर को पहले चार्ज किया, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब अब आपने उस चार्ज कैपेसिटर के साथ एक अनचार्ज कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया है। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये देखें जी, सबसे पहले हमने कहा जी व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, तो इनिशियल आपके पास एनर्जी आ जाएगी 1/2 CV²। व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये देखें जी, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब हमें पता है कि जब बैटरी रिमूव हो तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, 2C आ गई। हमने कहा जी हमारे पास ये जो V1 V2 है ये पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, ये किसी V डैश के इक्वल हैं क्योंकि इनका कॉमन पोटेंशियल है। तो हमने कहा जी ये जो V डैश है ये V/2 है, क्योंकि अब पोटेंशियल ने इन दोनों के क्रॉस जो है वो क्या होना है, डिवाइड होना है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब बैटरी आपने रिमूव की है तो अब आपके पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, जब बल्कि जो आपके पास पोटेंशियल है वो इन दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस क्या होगा, डिवाइड होगा। अब चूंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हमने कहा कि इनके अक्रॉस सेम जो है वो पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा, जो कि होगा V/2। अब फाइनल आपने निकालना है पोटेंशियल, तो 1/2 C इक्वलेंट V डैश का स्क्वायर। अब C इक्वलेंट जो है वो 2C के इक्वल है, जबकि V डैश जो है वो V/2 के है। इसको आप फर्दर सॉल्व करें, रिलेशन बनाएं, तो आप देखेंगे कि अब आपके पास जो फाइनल एनर्जी आई है वो इनिशियल एनर्जी का हाफ है। तो हमने कहा कि अब आपके पास जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई, और कितनी डिक्रीज हुई, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। सो राइट ऑप्शन होगा इसका अल्फा ऑप्शन। A conducting sphere of radius r is given a charge q, the electric potential and electric field at the center of sphere respectively are। अब ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में आपको समझाई थी कि अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसको अगर आपने कोई चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास मिड में वैल्यूज़ क्या होंगी, सेंटर पॉइंट पे। तो ये देखिए, द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, ये हमें पता है, और उसकी वैल्यू होती है V = KQ/R और V = Q4πε0R, बात एक ही है। जबकि E is 0 इनसाइड द स्फीयर, क्यों, हमें पता है कि जो इंटीरियर होता है वो चार्ज फ्री रीजन होता है, इसीलिए आपके पास जो पोटेंशियल है वो तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू आपके सामने है। जबकि E जो है वो इनसाइड द स्फीयर 0 है। ये मैंने दोबारा ग्राफ बना दिया आपको ताकि आपको लेक्चर के अंदर रिवाइज हो जाए कि ये बात सर ने हमसे डिस्कस की हुई है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 3 capacitors each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है इसके अंदर आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो चेक होगा। अब ये देखिए, हमने इस नेटवर्क को इस तरह से बनाना है। हमने कहा जी अगर हम 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स जो दो हैं उनको सीरीज में लगा दें और इस कॉम्बिनेशन को हम 4 माइक्रोफैरड के पैरेलल लगा दें, मतलब 2 सीरीज में और एक पैरेलल में। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखेंगे दोनों सीरीज में हैं, इसका आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड। जब हमने इसको रीड्रा किया, C इक्वलेंट इस 4 माइक्रोफैरड के क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 6 माइक्रोफैरड। तो हमने कहा जी सो कनेक्टेड 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। तो ये चीज़ आपको रजिस्टर वाले टॉपिक में भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अलग से होता है। तो आपने फिल वक्त इसको कैपेसिटर्स में याद रखना है कि कैपेसिटर्स के अंदर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके हम किस तरह से इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना सकते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा इसका चार्ली ऑप्शन। A capacitor of capacity C1 charged up to V volts and then connected to an uncharged capacitor of capacity C2. The final potential difference across each will be। अब अगर आप गौर से देखें तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसके अंदर 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगे थे। तो हमने कहा था जी यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा। सेम वही कंसेप्ट यहां पे है। तो ये देखें, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 = C1V एंड चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, चूंकि सेकंड जो है वो अनचार्ज है इसीलिए Q2 = 0 आ गया। हमने कहा टोटल चार्ज व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, आप देख सकते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है C1 C2। तो हमने कहा जी Q = Q1 + Q2, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो एड अप हो जाएगा। अब देखें जी, हमने कहा जी Q1 + Q2 ये आ गया, जबकि Q2 तो है वो 0 है। सो आपके पास Q किसके इक्वल आ गया, C1V के। इस तरह C इक्वलेंट आ गया C1 + C2 के, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
अब ये बात है, मैं जरा इसको समझिएगा। हमने कहा लेट वी डैश इज कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये बात है मैं कि अब हमने कहा कि C1 और C2 जो है इनके क्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आएगा, जिसकी वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो हमें पता है कि एस क्यू इज इक्वल टू सी इक्वलेंट वी डैश। ये अब आपके जनरल फार्मूला था, मैंने उसको है यहाँ पे सी इक्वलेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने वी डैश कर दिया। अब आपने वी डैश निकालना है तो ये होगा क्यू ओवर सी इक्वलेंट। अब क्यू की वैल्यू आपके सामने है C1V, जबकि सी इक्वलेंट है C1 प्लस C2। तो सिंपल वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आ गया जी कॉमन पोटेंशियल C1V ओवर C1 प्लस C2। दोबारा से देख लें कि आपके पास जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2, जबकि Q2 0 है तो आपके पास Q किसके इक्वल आ गया, Q आ गया जी C1V के इक्वल। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, टोटल सी इक्वलेंट आपके सामने है और ये मैंने कहा कि लेट वी डैश जो है ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वंस अगेन हमने वही फार्मूला यूज़ किया, Q इज इक्वल टू CV, जबकि यहाँ पे अब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि राइट ऑप्शन आपके पास बीटा आंसर आ गया। सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। तो ये देखिए जी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज 0 विद इन अ कंडक्टर, जबकि V जो है वो कांस्टेंट होता है। सो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। तो आप देख लें इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा जी चार्ली। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। अब ये देखिए जी, सिंपल हमें पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही होती है। एनर्जी का फार्मूला आपके सामने 1/2 CV², जबकि वैक्यूम के लिए, क्योंकि ऑप्शन में उसने वैक्यूम इस्तेमाल किया हुआ है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। वॉल्यूम जो होता है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है, लेंथ हम यहाँ पे इसको D लिख देते हैं, अपना जो है कैलकुलेशन आसान करने के लिए बात एक ही है। तो एनर्जी डेंसिटी आपके सामने आ गई 1/2 A एप्सिलॉन नॉट ओवर D V²। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एरिया मल्टीप्लाई बाय D। अब ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। आप इसको जो है सॉल्व करें तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट V² ओवर D²। तो आप देख सकते हैं कि जो अल्फा ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। A parallel plate air capacitor has capacity C, distance of separation between plates is D, and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is। अब देखें, ये मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवा के गया था और मैंने कहा था कि वहाँ पर केस और है जबकि यहाँ पे केस और है। अब देखें जी, वंस अगेन हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स निकालनी है। तो ये देखें, वही आपके सामने हमने कहा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमने जो लास्ट MCQ में सॉल्व की थी उसकी ये इक्वेशन थी F इज इक्वल टू Q² ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब Q इज इक्वल टू CV होता है और आपके पास जो C है ये A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CD किसके इक्वल आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 के अंदर के A एप्सिलॉन नॉट पड़ा हुआ है, तो इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, इसकी जगह आपने CD पुट कर देना है। तो ये देखें जी, इस इक्वेशन में आप एक तो Q की वैल्यू पुट कर दें CV, चूँकि Q का स्क्वायर है तो C² V², 2 वैसे का वैसा A एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, CD आ गया। तो ये आपके सामने इक्वेशन बन गई। C को C से कट कर दें तो आपके पास F इज इक्वल टू CV² ओवर 2D आ गया। तो ये आप देख सकते हो कि अब इस इक्वेशन के अंदर देखें जी डिस्टेंस भी आ गया है। पहले क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस था फोर्स के, लेकिन जब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमें फिर जो है D को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने कहा जी फोर्स इन टर्म ऑफ CV एंड D। तो अब आप देखें कौन सा आपके पास राइट ऑप्शन बन रहा है, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। When air replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance। तो हमें पता है कि जब भी कोई मीडियम जो है चार्जेस के दरमियान आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और कितने टाइम रिड्यूस होती है, हमने कहा जो मीडियम की वैल्यू होगी। तो ये देखिए जी, ये आपने पढ़ा हुआ है लेक्चर के अंदर। सो हमने कहा कि अब जो F मीडियम है वो F वैक्यूम ओवर K है। सो फोर्स डिक्रीजेस K टाइम्स। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली ऑप्शन। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू
exactly equal positive charges q, the system of 3 charge will be in equilibrium, the q will be equal to। अब ये यहाँ पे मिसिंग था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको आपने सॉल्व लाजमी करना है, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। ठीक है, अब ये देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन की डायग्राम बनानी है ताकि चीज़ें समझने में आपको मदद मिले। तो ये देखें जी, ये सारा सोल्यूशन मैंने किया हुआ है। ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू किसी आर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। मिड में हमने एक चार्ज जो है ये स्मॉल क्यू हमने प्लेस किया हुआ है। अब वो कहता है कि जी अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो आप क्यू की वैल्यू बताएं। तो अब आपने गौर से देखना है कि एक ये जो स्मॉल चार्ज क्यू है ये इस बड़े चार्ज पे फोर्स लगा रहा है और एक ये बड़ा चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। आप फोर्सेस की डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये होना ऐसे ही है कि ये इक्विलिब्रियम में तब आएंगे जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाए और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाए और दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड हो, ताकि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कायम हो सके। तो हमने कहा जी इक्विलिब्रियम के लिए F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू 0। अब F1 के लिए आपने कहा जी कि ये आपके पास F1 है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, तो कूलम लॉ लगाएं K Q ओवर R स्क्वायर, तो ये आ गया जी आपके पास K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। जबकि F2 जो है आपके पास, ये देखिए F2 ये छोटा चार्ज Q जो है ये इस बड़े चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कूलम लॉ लगाएं F2 इज इक्वल टू K Q ओवर, अब डिस्टेंस जो है वो R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया जी 4K Q ओवर R स्क्वायर। अब F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू 0, तो आप इनकी वैल्यूज पुट कर लें, इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि अगर छोटा चार्ज Q जो है ये -Q/4 होगा तो हम कहेंगे कि ये तीनों चार्जेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। अब जो फोर्सेस लग रही हैं उनका जो नेट इफेक्ट है वो 0 है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखें, समझें। मैं फिर कह रहा हूँ ये सवाल बहुत अहम है और इस तरह का क्वेश्चन आपको डिफरेंट एंटी टेस्ट की किताबों में मिलेगा भी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख लें, ये एक नई चीज़ है। ओके, तो इसका आंसर आपके सामने कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जी चार्ली। A hollow metallic sphere of radius 10 cm is charged such that potential of its surface is 80 volt. The potential at the center of sphere would be। अभी मैं बता कर गया हूँ आपको, और ये चीज़ बारहा दफ़ा इस टेस्ट के अंदर चेक होगी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है। तो अगर सरफेस के ऊपर 80 वोल्ट है तो इनसाइड भी आपके पास 80 वोल्ट ही होगा। ठीक है, जबकि E जो है इनसाइड 0 होगी। सो राइट ऑप्शन आ गया जी आपके पास अल्फा ऑप्शन। 4 पॉइंट चार्जेस -Q माइनस स्मॉल q, 2Q यहाँ पे देखें आप, स्मॉल q है, एंड 2 कैपिटल Q आर प्लेस्ड 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। कि ये सारे चार्जेस जो हैं वो एक एक कॉर्नर पे पड़े हुए हैं स्क्वायर के। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा, इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है वो है जी हमारे पास सुपर पोजिशनिंग ऑफ, आप ये कह लें जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हों तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं और आपने जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें, सबसे पहले आपने डायग्राम बनाई, आपने चारों चार्जेस को प्लेस कर दिया हर कोने के ऊपर। यहाँ पे डायगोनल्स बना लिया आपने, सेंटर में पॉइंट O है। हमने कहा लेट जो A है आपके पास स्मॉल a, वो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर है। अब सबसे पहले मैंने इस डायगोनल्स की जो है वो मैंने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो डायगोनल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, वही राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लें। तो आपके पास हमने कहा जी AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू, हाँ जी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपके पास आ गया जी √2A। हमने कहा इसी तरह ये देखें जी OA, अब ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ये लेंथ है, पहले मैंने ये लेंथें ली थी ये पूरी, अब मैं इस O पॉइंट तक लेंथें ले रहा हूँ। तो हमने कहा जी जो आपके पास OA है वही आपके पास OB है, वही OC है, वही OD है। तो अब अगर हमने इसको निकालना हो तो हमने कहा जी चूँकि आपके पास ये जो लेंथ है पूरी ये √2A है, तो अगर आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये मिड पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट पे अज्यूम किया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो आप सिंपल इसको 2 पे डिवाइड करें, इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा A/√2। ये आपने सॉल्व करके देखना है। इसका सिंपल तरीका ये है कि इसको √2 से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, तो आपके पास आंसर यही आएगा। हमें पता है कि एस जो आपके पास टोटल पोटेंशियल है वो होगा KQ टोटल ओवर R टोटल। अब
अगर हमें v इज इक्वल टू 0 लेना है तब तो हमने कहा जी सिंपल वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे v 0 ले लें तो k कॉमन ले लें क्योंकि इस तो कॉमन है हर एक के अंदर। अब आपने q1, अब हर चार्ज जो एक डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, पोटेंशियल कर रहा है, अब आपने उन सब को ऐड अप किया तो ये देखें जी q1 आपके पास माइनस q है, डिस्टेंस a√2, इस तरह सब को आपने ऐड कर लिया। k को उधर ले जाएं, a/√2 को उधर ले जाएं तो आंसर जो है वो इधर 0 आ जाएगा। तो पीछे आपके पास ये चार्जेस बच जाएंगे। तो जब आपने इन चार्जेस को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस स्मॉल q। तो हमने कहा कि अगर Q की वैल्यू जो है वो माइनस Q के इक्वल होगी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा। कहाँ पर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर में। देखिए उसने मेंशन किया हुआ है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इसका अल्फा ऑप्शन। A parallel plate capacitor has uniform electric field E in a space between the plates. If the distance between the plate is D and area of each plate is A, the energy stored in the capacitor. अब सिंपल जी एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है तो आप जानते हैं कि 1/2 CV² ये एनर्जी का फार्मूला है। C की वैल्यू A ε0/D, जबकि V जो है वो ED के इक्वल होता है। पुट कर दें वैल्यू, सॉल्व कर लें तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 1/2 A ε0 E²D। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास चार्ली है। 2 point charges Q1 and Q2 exerts a force of 3 Newton on each other while placed at distance D apart. The force will reduce to 0.75 Newton when। अब ये देखें जी ये भी बहुत सिंपल है, बेसिक है। यहाँ पर कूलम्स लॉ का जो है वो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके पास F की वैल्यू 3 न्यूटन दी हुई है, F डैश की जो है वो 0.75 न्यूटन है। हमने कहा जी यहाँ पे आपके पास जो है F/F डैश इज इक्वल टू R डैश का स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। सिंपल आपको पता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ है तो आपने वो इस्तेमाल किया। तो जो 0.75 है इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तो हमने वैल्यूज पुट की, रिलेशन बनाया, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो R डैश है उसकी वैल्यू आ गई 2R। तो हमने सिंपल कहा कि जी देखें पहले फोर्स थी 3, अब अगर आपको फोर्स जो है वो 3/4 करनी है तो आपको डिस्टेंस डबल करना पड़ेगा क्योंकि इसका हमें फिर स्क्वायर लेना होता है। तो 3/4 करने के लिए जो नया डिस्टेंस है उसको आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें। तो अब यहाँ पे देखें अनफॉर्चुनेटली B और D जो है वो ऑप्शन सेम ही हो गई हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जिसने इसका आंसर B और D जो है जो दोनों लगाया वो ठीक है। ठीक है, तो वैसे इसका जो आंसर है वो यहाँ पे थोड़ा चेंज होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको देख लें। ओके, A charged hollow conducting sphere of radius r has maximum electric field। तो maximum electric field कहाँ होती है जी, सरफेस के ऊपर। सो आप देख सकते हो कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपके पास होगा जी बीटा ऑप्शन। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है। तो देखें जी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिटेल में डिस्कस हुआ हुआ है। तो जो डेल्टा ऑप्शन है ये बात सही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकॉन्टिन्यूस। ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव से फील्ड निकल के पॉजिटिव की तरफ जाए, नेगेटिव पे फील्ड एंड होनी होती है। इसलिए हमने कहा कि ये क्लोज लूप से नहीं बनाती। ठीक है, तो आपके पास अब राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, राइट ऑप्शन होगा जी आपके पास डेल्टा ऑप्शन। A 4 coulomb charge is placed in uniform electric field where it experiences a force of 50 Newton. The field strengthen। तो सिंपल जी फार्मूला यूज करें, E इज इक्वल टू F/Q, पुट करें वैल्यूज तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5 यूनिट्स। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज शो। अब ये देखें जी ये बहुत सिंपल और आसान है और ये आपकी एक्सरसाइज से ही सवाल लिया हुआ है। तो ये देखें जी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनका डिस्टेंस के साथ इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, रिलेशन है। तो अगर R बढ़ेगा तो E कम हो जाएगा। ये आपके सामने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं, ये आपके पास जो है वो ग्राफ आ गया। तो हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास रेडियल और नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर है। रेडियली आउटवर्ड तो होंगी ही होंगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो E की वैल्यू कम हो जाएगी। राइट ऑप्शन आ गया आपके पास अल्फा ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड डैश इज 0। अब देखें जी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज ये नहीं हो सकता, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज ये भी नहीं हो सकता, इनसाइड अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जो है वो 0 होती है। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास बीटा ऑप्शन। इफ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर चार्ज्ड बाय एन EMF सोर्स ऑफ 5 वोल्ट विद प्लेट स्पेसिंग ऑफ 2 मिलीमीटर,
द फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द नेगेटिव प्लेट विल बी। हमें पता है कि चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, चार्ज इनसाइड द प्लेट नहीं हो सकता। सो जब चार्ज इनसाइड द प्लेट जो है वो ज़ीरो होगा तो आपके पास ई की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये देखें जी, यही मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ है, चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा, चार्ज इनसाइड नहीं हो सकता। ठीक है, यही वजह है कि जब Q ज़ीरो तो फिर E भी ज़ीरो। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डेल्टा ऑप्शन। यहाँ पे ये C नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये D ऑप्शन है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। हाँ जी, अब पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, अब इसको भी समझिएगा, ये एक नई चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, एज E इज इक्वल टू V ओवर D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हों और आपसे पूछा जाए कि जी E की वैल्यू बताएं, तो आपने कहा था कि EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो V ओवर D जो है, इसकी जो रेशियो है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। अब कॉन्स्टेंट रहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल चेंज विल बी लीनियर। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्ली इंक्रीज लीनियरली एज वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1 मिली कूलम एट अ पॉइंट 1 किलोमीटर अवे इज, तो सिंपल जी फार्मूला यूज करें, E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर, पुट कर दें, सॉल्व कर लें वैल्यूज, तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी 9 न्यूटन पर कूलम। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास अल्फा ऑप्शन। द ग्राफ बिटवीन डैश द स्ट्रेट लाइन, तो हमें पता है कि E एंड 1 ओवर R स्क्वायर का जो ग्राफ है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये आप देख सकते हैं कि अगर सिंपल R स्क्वायर हो तो ऐसे इसका एक स्ट्रीपर कर्व होती है इसका ग्राफ, जबकि यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर इज, वंस अगेन जी आपको फार्मूले की प्रैक्टिस की करवाई गई है और यहाँ पर ख़ास तौर पे प्रीफिक्सेस, इनको आपने अच्छी तरह से देखना है, सॉल्व कर लें। आपके पास जो आंसर है वो 9 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 मिली कूलम आर प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंसेस ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जीरो फील्ड पॉइंट इन XY प्लेन इज डैश मीटर। अब ये देखें जी, ये हमारे पास x और y प्लेन है, यहाँ पर 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आपने चार्जेस रख दी हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस d है। अब जीरो फील्ड लोकेशन हमें पता है जी मिड पॉइंट पे होगी d/2 पे, तो d/2 क्या होगा, इधर भी 0.5 इधर भी 0.5, x एक्सिस पे भी y एक्सिस के ऊपर भी, तो हमने कहा जी x शुड भी 0.5 आए प्लस 0.5 j। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा ऑप्शन होगा। Excess charge given to a conducting surface settle itself uniformly over the surface due to। अब जब आप चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या करता है, ड्यू टू रिपल्शन वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है यूनिफॉर्मली। तो ये देखें, ये आपके पास एक न्यूट्रल स्फीयर है, आप एक चार्ज रॉड उसके करीब लेकर आए, तो अब जब ये चार्ज इसको मिलेगा तो ये चार्ज इक्वली सेटल हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है जी, तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर ड्यू टू विच इट स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल बी हाफ्ड व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो देखें जी, सिंपल हमें पता है कि V इज इक्वल टू KQ ओवर R, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये बात मैंने बताई हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है। अब अगर चार्ज हाफ होगा तो आपके पास पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। कैपेसिटेंस डैश व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस ही बढ़ती है अगर आप कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आएँ। ये आपके सामने कैपेसिटेंस का फार्मूला है, तो हम कहते हैं जी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन। यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिंपल जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कहानी है। Q इज इक्वल टू NE, अगर Q आपके पास 1 कूलम है तो पुट कर लें, सॉल्व कर लें। आपको ये वैल्यू ज़बानी याद रखनी है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। 3 माइक्रोफैरेड एयर कोर कैपेसिटर कैन स्टोर अ मैक्सिमम ऑफ डैश माइक्रो कूलम विद 20 वोल्ट रेटिंग। सिंपल Q इज इक्वल टू CV है, पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम। सो राइट ऑप्शन आ गया जी चार्ली ऑप्शन। When a dielectric is replaced between the plates of a capacitor, energy stored increase by dash times। तो ये जी हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड जो है
उसका फार्मूला होता है 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर D। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, तो हमने कहा जी एनर्जी इतने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ सिमेट्रिक कैपेसिटर इज डैश व्हेन चार्ज्ड बाय अ 5 वोल्ट बैटरी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मिड पॉइंट पे जो है हमारे पास वो ज़ीरो होता है, ये आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे मिड पे ये प्लस V वोल्ट जो है देगी, ये नेगेटिव है, ये मिड पे जो है माइनस V देगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो V इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मिड पे, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास बीटा ऑप्शन। एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बाय 1000 वोल्ट बैटरीज। तो वंस अगेन जी फार्मूला यूज़ करें 1/2 CV स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें। प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें गलती नहीं करनी। आप फार्मूला सही लगा लोगे लेकिन प्रीफिक्सेस में गड़बड़ कर जाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो प्रीफिक्सेस को अच्छी तरह से देखना है, इसके अंदर भी यही कंसेप्ट है, फार्मूला है और प्रीफिक्सेस हैं। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 जूल। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। A capacitor stores 3 microcoulomb charge and potential difference between its plates 3 volt energy stored। तो यहाँ पे आपको Q की वैल्यू दी है, तो Q और V दी हुई है, तो हमें अब एनर्जी का वो फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें Q और V है। तो ये देखें जी 1/2 QV, इसको सॉल्व कर लें तो 4.5 माइक्रो जूल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो लेक्चर को बार बार जो है देखें। जो चीज़ नहीं समझ आ रही इसको डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट टेस्ट था और कुछ नई चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।